हेलो, वेलकम टू केमिस्ट्री सागा। और ये हम पढ़ रहे हैं काइनेटिक्स के बारे में, जहाँ पे ना ऑलरेडी 3 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं और हमने ना रेट ऑफ रिएक्शन का पूरा जो कंसेप्ट है वो क्लियर किया है। दैट व्हाट इज मीनिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, कैलकुलेशन, न्यूमेरिकल और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंटरटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब हमें आगे के पोर्शंस में ये पढ़ना है दैट कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर करते हैं, मतलब चेंज करते हैं। ओके, इट मीन्स द फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, जिसमें से जो हमारा आज का लेक्चर है ना वो सेंट्रलाइज होने वाला है। दिस इज लास्ट फैक्टर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इसके ऊपर काइनेटिक्स में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे एक टर्म आएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वो भी क्या होता है वो भी आज समझेंगे, उसका क्या मीनिंग है, कैसे आता है। ठीक है, तो देखो ROR को जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो इतने हैं। जैसे पहला क्या है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट आयनिक है या कोवैलेंट है। बिकॉज पता होगा कि जब रिएक्टेंट आयनिक होगा मतलब क्या, उसका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत फास्ट होगा, है ना, बहुत ही फास्ट रिएक्शन होती है वो। हमने शुरू में देखा था कि ऐसे रिएक्शंस थे आयनिक रिएक्शन जो कि बहुत ही फास्ट होते थे। दूसरा होता है कोवैलेंट, जो होते हैं मॉलिक्यूल्स वगैरह, उनका क्या होगा, ROR स्लो होगा, कम होगा। ठीक है, सेकेंड है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, है ना। अगर रिएक्टेंट सॉलिड स्टेट में है तो ROR बहुत स्लो होता है, लिक्विड तो हाई होगा, गैस है तो और हाई होगा, है ना। क्या रीजन है, बिकॉज जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ही, उनमें क्या होते हैं, वो बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं, है ना। गैस मॉलिक्यूल क्या करते हैं, आसपास घूमते रहते हैं, यहाँ वहाँ अथड़ाते रहते हैं, बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं। दैट्स वाई उनका रेट ऑफ रिएक्शन कैसा होता है, हाई होता है। ठीक है, जबकि जो सॉलिड वाले होते हैं मॉलिक्यूल वो पड़े रहते हैं एक जगह पे। ठीक है, वो ज़्यादा हिलते जुलते नहीं हैं, ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं है। दैट्स वाई वो उतने रिएक्टिव नहीं होते, है ना, कंपेयर टू गैस। दैट्स वाई क्या होगा, ROR इंक्रीज करेगा जब आप जाओगे सॉलिड से गैसियस फेज की तरफ। ठीक है, वैसे ही आगे क्या है, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। एक बार यहाँ पे नोट करना कि सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट केवल और केवल सॉलिड्स पर ही अप्लाई होता है। ठीक है, इट मीन्स कि कोई सॉलिड लिया है, सॉलिड रिएक्टेंट लिया है, तो उसका सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा ना, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा। ठीक है, बिकॉज सरफेस एरिया ज्यादा है मतलब कि उसको ज्यादा सरफेस मिल गई रिएक्शन करने के लिए। दैट्स वाई ROR क्या होगा, इंक्रीज होगा बाय इंक्रीजिंग सरफेस एरिया। ओके, फोर्थ है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट तभी हमारे लिए जरूरी है जब जो रिएक्शन हो रहा है वो होगा फोटोकेमिकल। ओके, फोटोकेमिकल रिएक्शंस में इंटेंसिटी ऑफ लाइट को इंक्रीज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन हाई देखने को मिलता है ना। फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, तो फोटो मीन्स होता है लाइट, याद रखना, फोटो मीन्स लाइट मीन्स फोटोन। ठीक है, लाइट के जो पार्टिकल्स है वो फोटोन्स के बने हुए हैं ना, तो जहां भी वर्ड आए फोटो मतलब क्या, फोटोन, मतलब कि लाइट की बात हो रही है। तो ऐसी रिएक्शन जो कि लाइट से होती हैं, लाइट से या फोटोन से इनिशिएट हो सकती हैं, हो जाती हैं, उन्हें कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, वो भी एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है। ठीक है, वो ना लाइट का जो एनर्जी है, फोटॉन्स है, उससे वो होता है इनिशिएट। ठीक है, तो वहां पे क्या है, वहां पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट को इंक्रीज करने पे ROR इंक्रीज होगा। फिफ्थ कैटालिस्ट, है ना। कैटालिस्ट क्या होते हैं ये पता होगा, ऐसे सब्सटेंस जो कि ना किसी भी रिएक्शन का रेट इंक्रीज करते हैं, है ना, स्पीड इंक्रीज कर देते हैं और लास्ट में हमें फिर से मिल जाते हैं, अनचेंज्ड होते हैं। ठीक है, उनमें कोई चेंज नहीं आता, लास्ट में फिर से मिल जाएंगे, तो वो एक कैटालिस्ट। मतलब कैटालिस्ट क्या करता है, हमें एक ऐसा पाथवे बना के देता है जिससे रिएक्शन जल्दी हो जाता है। ठीक है, वो पाथवे चेंज करता है रिएक्शन का। ठीक है, जिससे क्या होता है, रिएक्शन थोड़ा फास्ट होता है। इस फैक्टर के बारे में हम आगे भी थोड़ा और पढ़ेंगे जब हम पढ़ रहे होंगे अबाउट एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, वो सब क्या होता है आगे पढ़ेंगे इस बारे में, वहां पे एक बार फिर से फैक्टर आएगा। बिकॉज जो कैटालिस्ट होता है ना वो एक्चुअली एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, वो एक ऐसा पाथवे बना के देता है जिससे क्या होता है, वहां पे एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है ना। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, सो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इनटू प्रोडक्ट, यानी कि रिएक्टेंट को रिएक्शन करने के लिए जो कम से कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ना, वो होती है एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो कैटालिस्ट का वही काम है, एक ऐसा पाथवे बना के देगा जहां से क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी, जिससे रिएक्शन थोड़ा जल्दी होगा, फास्ट होगा। सिक्स्थ है टेम्परेचर, है ना। टेम्परेचर क्या करता है, देखो टेम्परेचर जनरली ऐसा कहते हैं कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज करोगे तो उससे ROR रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, है ना। फॉर एग्जांपल अगर पानी में जब तुम शक्कर लेके उसे
उसमें डिजोल्व करोगे, और अगर मैं पानी को गर्म कर दूँ और तब डिजोल्व करूँ तो गर्म पानी में क्या होगी, जो शक्कर है वो जल्दी डिजोल्व होगी। ठीक है, ये तो देखा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर राइज हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। इट मीन टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे ROR जनरली इंक्रीज होता है। बट ये इसका एक पूरा इक्वेशन है जहां आप देखेंगे ये किस तरह से इंक्रीज होता है, कितना इंक्रीज होता है, और उसका एक पूरा सेपरेट टॉपिक है, वो है आर्हेनियस इक्वेशन। ओके, आर्हेनियस इक्वेशन में इसका पूरा एक रिलेशन आएगा, दैट K इज इक्वल टू A इंटू ई रेस टू माइनस ई ए अपॉन RT। ठीक है, वहां पे टेम्परेचर और K मतलब कि रेट कांस्टेंट में क्या रिलेशन है उसके हम करेंगे स्टडी। ठीक है, और उसके बाद में 7th फैक्टर है जो हमारा आज का टॉपिक है, वो क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब कि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखो एक्चुअली ना कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का रेट ऑफ रिएक्शन पर इफेक्ट होगा भी या नहीं होगा, कितना होगा, है ना। यानी कि इसको अगर मैं मान लो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को डबल कर दूं तब ROR पे क्या इफेक्ट होगा, वो भी डबल होगा, ट्रिपल होगा, 4 टाइम होगा, कितना होगा, ये अगर तुम्हें पता करना है, ठीक है, तो उसके लिए ना एक इक्वेशन होता है या फिर एक लॉ होता है, उसे हम बोलते हैं रेट लॉ। ठीक है, रेट लॉ। तो बेसिकली रेट लॉ का मीनिंग क्या होता है, दैट द रिप्रेजेंटेशन of ROR means rate of reaction in terms of concentration of reactant is called rate law, या फिर इसी को बोलते हैं रेट इक्वेशन, या इसी को बोलते हैं रेट एक्सप्रेशन। ठीक है, ये तो होगी डेफिनेशन। अब समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। देखो क्या कहा मैंने कि ना रिप्रेजेंटेशन ऑफ ROR इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको कंसंट्रेशन के टर्म्स में जिस इक्वेशन में हम डिफाइन करेंगे उसी को हम बोलेंगे रेट लॉ, रेट इक्वेशन या रेट एक्सप्रेशन। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई रिएक्शन है 2A प्लस B गिव C। ठीक है, और मैंने यहां पे रेट लिखा है, दैट रेट प्रपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B। ठीक है, और यहां इसका पावर मान लो x है और इसका पावर मान लो y है। ठीक है, फिलहाल देखो ये एक तरीका है रेट लॉ के लिखने का। क्या करना है, यहां रेट लिखना है ROR विच इज प्रपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यही था ना कि हमें ROR को क्या करना है, किसके टर्म्स में लिखना है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। तो मैंने यहाँ पे रिएक्टेंट की लिख दी कंसंट्रेशन, यहाँ पे 2 थे इसलिए मैंने 2 लिखे A B, अगर होते 3 तो मैं A B C लिखता हूं। और A का पावर क्या है, फिलहाल x है और B का पावर y है। यहां पर A का पावर 2 नहीं होगा, याद रखना, यहां पे कभी भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं आते। ठीक है, मतलब इसका पावर क्या होगा फिलहाल मुझे नहीं पता क्या होगा, जो कि x है, और इसका पावर क्या होगा ये भी नहीं पता, ये y है। बिकॉज हमें नहीं पता, वी डोंट नो कि यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो ROR को कितना अफेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, और x और y का मीनिंग ही होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, थोड़ा धीमे धीमे समझ आएगा क्या बोल रहा हूं मैं। पहले यहां पे लिखते हैं इन चीजों को। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहां पे लिखता हूं कि देखो, अगर देखो अभी ये प्रोपोर्शनल है, अगर यहां से ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। तो यहां पे कांस्टेंट आता है k, तो k a द पावर x b द पावर y। तो ये जो बना ना एक्सप्रेशन, इक्वेशन, इसी इक्वेशन का नाम होता है रेट लॉ, रेट इक्वेशन, रेट एक्सप्रेशन, वो ये है। ठीक है, बेसिकली इट इज अ रेट लॉ। और रेट लॉ हमें ये इंफॉर्मेशन देगा कि ये ना कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ROR को कितना अफेक्ट करेगा, है ना। इससे हमें ये इंफॉर्मेशन मिलेगी अगर जो मुझे x और y की वैल्यू मिल जाए तो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मान लो यहां पर जो x है वो 1 हो
और जो b है सॉरी y है वो 0 हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो x 1 है y 0 है, मैंने निकाल लिया किस तरह से, मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए और x वहां पे 1 आया y 0 आया। इट मीन्स क्या, इस केस में अब जो रेट लॉ है वो क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू k, है ना। k क्या है इस पे आता हो, थोड़ी देर रुक जाओ। k a इसकी पावर तो 1 हो गई और b कितना हो गया 0। किसी की भी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ओके तो देखो यहां से क्या प्रूफ हुआ कि अगर मैं a की कंसंट्रेशन को डबल करूंगा तो रेट सीधा सीधा डबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अगर यहां से मैंने a को डबल किया तो रेट भी क्या होगा, डबल हो जाएगा। और इस बार देखो रेट को है ना b की कंसंट्रेशन से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा क्योंकि उसकी पावर 0 है ना, क्योंकि वो इस इक्वेशन में आ ही रहा है। यानी कि अगर इस रिएक्शन में मैं b की कंसंट्रेशन डबल भी कर दूं, डबल क्या उससे ज्यादा कर दूं, ट्रिपल कर दूं, तब भी रेट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। रीजन क्या है कि उस पे जो y है वो 0 आया था। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पे a से इसको फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ फर्क पड़ेगा a की कंसंट्रेशन से। मतलब कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से ना रेट को इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, कितना पड़ेगा, ये सारी इंफॉर्मेशन कहां से आती है, रेट लॉ से आती है। दैट इज वाई रेट लॉ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ that how the concentration of reactant affects rate of reaction means rate। ओके तो देखो, और हाँ अगर मान लो यहाँ पे x2 होता तब क्या होता, that rate is equal to k a पावर 2। मतलब कि इसको डबल करने पे ये 4 टाइम इंक्रीज होता है ना, इसको डबल करोगे तो क्या होगा 4 टाइम इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर 2 होता तो। अब k क्या है वो देखते हैं। यहाँ पे जो k है, एक तो देखो वो इस प्रपोर्शनल को हटा के लगाए तो एक नाम तो उसका होगा क्या, प्रपोर्शनलिटी कांस्टेंट। लेकिन इसका और भी कुछ नाम है जिससे वो काफी फेमस है, वो है रेट कांस्टेंट। ओके, के क्या है, रेट कांस्टेंट। इसी का एक और नाम होता है वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट। और कई बार कुछ बुक्स में लिखा होता है इसका नाम स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। ठीक है, सारे नाम एक ही हैं, सब कुछ एक ही है, कुछ अलग अलग नहीं है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहो, रेट कांस्टेंट कहो, वेलोसिटी कांस्टेंट कहो या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, ये सारे क्या हैं, के ही हैं, है ना। के एक कांस्टेंट है जिसके सब नाम हैं। ठीक है, और ये क्या है, ये है रेट लॉ, रेट एक्सप्रेशन या फिर रेट इक्वेशन। और यहाँ पे एक्स क्या है उसका भी एक नाम है, उसे भी हम थोड़ा सा स्पेसिफाई कर देते हैं, इंपॉर्टेंट है वो। x इज इक्वल टू, x को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रिस्पेक्ट टू a, है ना, कि a के रिस्पेक्ट में रिएक्शन का ऑर्डर कितना है। ऑर्डर मतलब क्या, वही ये x की वैल्यू, और x की वैल्यू तो डिफाइन कर रही है कि ये किस तरह से अब चेंज होने वाली चीजें। जैसे यहाँ पे y की वैल्यू जब 0 थी तब हमें पता चला कि जो रेट है वो b की कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता। जब x 1 था तो हमें क्या पता चला कि ये ना इसको डबल करने पे रेट डबल हो जाएगा। जब x 2 था इसका मीनिंग क्या कि इसको डबल करने पे ये 4 टाइम डबल होगा। मतलब कि x उसी को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वही चीज है, वही हमारा हथियार है मेन, जिससे हम पता करेंगे कि ना कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट किस तरह से रेट को अफेक्ट कर रहा है या फिर रेट किस मैनर में इंक्रीज होगा इस कंसंट्रेशन को चेंज करने पे। ये पता करने के लिए क्या करना होगा, मैं एक्स और वाई फाइंड करने होंगे। और हाँ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब कि ये जो एक्स है और जो वाई है वो क्या होगा, वाई होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी। ये दोनों ही एक्सपेरिमेंटली फाइंड होते हैं। ठीक है, याद रखना, यहां लिखता हूं क्या, एक्सपेरिमेंटली, है ना। हम इक्वेशन देखकर नहीं बोल सकते कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, है ना। यहाँ पे जो इक्वेशन लिखा है उसको देख के नहीं बोल सकते कि यहाँ पे 2 आएगा, इसलिए कहा कि यहाँ पे ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है। यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वेशन देख के पता नहीं चलता कभी भी। कैसे पता चलता है, एक्सपेरिमेंट से। हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड करते हैं। ठीक है, सो एक्स इज व्हाट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए, वाई इज व्हाट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, और अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा, ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा, x प्लस वाई, मतलब कि मुझे पूरे रिएक्शन का मिल जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो उसका नाम होता है ओवरऑल
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, क्या नाम होगा उसका? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो मैंने यहां पे इसे लिखा है कि x प्लस वाई मतलब क्या? ये क्या है? ऑर्डर, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं n से। ठीक है, n मतलब क्या? इस पूरे रिएक्शन का ऑर्डर कितना है ना? n क्या है? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इसको ओवरऑल भी कहते हैं, फिर सिंपली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, ऐसे फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर x की वैल्यू 1 हो एंड y की वैल्यू 2 हो। ठीक है, और अब मैं कहूं फाइंड द ओवरऑल रेट ऑफ ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तब क्या आंसर आएगा? दैट n इज इक्वल टू x प्लस वाई, इट मीन्स 1 प्लस 2 3। मतलब कि जो रिएक्शन है वो कैसा है? थर्ड ऑर्डर है। कहेंगे कि रिएक्शन इज अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो ऐसा लिखा है दैट रेट इज इक्वल टू k a रेश टू 1 एंड b रेश टू 0। अब मैं कहूं कि किसी भी रिएक्शन का अगर रेट लॉ का एक्सप्रेशन ये है तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ कितना होगा, है ना? उसे फाइंड करो। तो क्या होगा? n इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई 1 प्लस 0 1। इट मीन्स ये रिएक्शन कैसा होगा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या कहेंगे इसको? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहां पर से अलग अलग टाइप्स होते हैं रिएक्शन के, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। जरूरी है कि ये 1 2 3 4 ही उसकी वैल्यू, है ना? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है ना, मीन्स की जो n है, ये हो सकता है कि ये कोई इंटीजर हो, मतलब कि वुल नंबर हो सकता है कि ये फ्रैक्शनल हो सकता है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है ना? पॉजिटिव नेगेटिव हो, यानी कि कोई भी इसकी वैल्यू पॉसिबल है। जरूरी है कि हमेशा 1 2 3 4 ही होगा। हो सकता है कि यहाँ पे जो a का पावर x है वो 1/2 आए। कितना है? 1/2। हो सकता है वो -1 भी आए। इट मीन्स कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा 0 1 2 ऐसे होल नंबर नहीं होते, फ्रैक्शनल भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो इसका हाफ होता है यहाँ पे, ये मान लो ये हाफ है, अब बोलेंगे इसको हाफ ऑर्डर रिएक्शन, है ना? कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है ये? हाफ ऑर्डर रिएक्शन। यानी कि बेसिकली हमें पढ़ने तो केवल हमारे सिलेबस में 2 या 3 ही हैं, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। हमें इसकी डिटेल स्टडी करनी है। ठीक है, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वेराई होते हैं, बहुत अलग अलग होते हैं, है ना? जैसे मैंने यहाँ बताया फ्रैक्शनल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कि रेट लॉ क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का बेसिकली मीनिंग क्या है, और वो एक्सपेरिमेंटली फाइंड होता है। ध्यान रखना इस चीज को। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और अब आगे हम पढ़ेंगे अबाउट डिटेल स्टडी ऑफ 0 ऑर्डर रिएक्शन। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।